गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की सीरीज़ में हम आज व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व को पढ़ेंगे। व्यक्तित्व का जो विकास होता है और उसको बहुत सारे कारक जो है वो प्रभावित करते हैं, क्योंकि व्यक्तित्व जो है वो सम ऑफ टोटल बहुत सारी चीज़ों का है। यानी किसी एक चीज़ से मिलकर जो है व्यक्तित्व नहीं बनता है, बल्कि बहुत सारे कारक जो होते हैं वो सब के सब मिलकर किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाते हैं। तो इसी को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन से कारक हैं जो व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करते हैं। फर्स्ट हमारा है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ आपने पढ़ा होगा कि क्या होती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ वे होती हैं जिनसे किसी भी तरह का सिक्रीशन निकलता है और सीधे रक्त में मिल जाता है, और इनको हम नलिका विहीन ग्रंथियाँ भी कहते हैं। और इनसे जो सिक्रीशन निकलता है उसको हार्मोन कहते हैं, और इनका प्रभाव शरीर पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। फर्स्ट इसमें है पैनक्रियाटिक ग्लैंड, सेकंड है थायराइड ग्लैंड, नेक्स्ट है ये सभी जो हार्मोन्स होते हैं ये पूरी तरह से व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। जैसे फर्स्ट हम कह रहे हैं पैनक्रियाटिक ग्लैंड, ये पेट के ड्यूडेनम के टिश्यूज़ से संबंधित होती है और दो भाग होते हैं, और ये जो होता है पूरी तरह से प्रभावित करता है। पैनक्रियाटिक ग्लैंड से जो होते हैं इंसुलिन का सिक्रीशन जो होता है वो होता है, और ये जो है व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं कि व्यक्ति का व्यवहार कैसा होगा। यदि जैसे व्यक्ति की ब्लड में शर्करा की कमी होती है तो शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक शक्तियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, व्यक्ति दुर्बल चिड़चिड़ा होने लगता है और कई बार वो बहुत ज़्यादा मूडी हो जाता है। नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड, ये गले में श्वास नली के आस पास में स्थित होती है और इसके भी दो भाग होते हैं। इससे जो सिक्रेशन निकलता है उसे थायरॉक्सिन हार्मोन कहते हैं, और इसमें 65% आयोडीन होता है। इसका प्रभाव भी शारीरिक वृद्धि पर पड़ता है। यदि किसी कारण से इस ग्रंथि का सिक्रेशन पर्याप्त मात्रा में नहीं निकलता तो बालक की वृद्धि कम हो जाती है, वो शॉर्ट हाइट रह जाता है, उसके हाथ पैर छोटे हो जाते हैं, जीभ मोटी हो जाती है और पेट का आकार जो होता है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। मानसिक रूप से भी वो कुछ दुर्बल हो जाता है। थायरॉक्सिन की कमी से स्मृति और चिंतन दुर्बल हो जाता है, ध्यान कम लगता है और उसकी हाइट, और कई बार इस ग्रंथि के सिक्रेशन अधिक होने से हाइट बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगती है। चिंतन, अस्थिरता और चिड़चिड़ापन भी उसमें दिखाई देता है। नेक्स्ट है पैराथायराइड, ये मटर के दाने के आकार की थायराइड ग्रंथि के अंदर स्थित होती है और ये कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल करता है। इस ग्रंथि में के सामान्य सिक्रीशन से के कारण से बच्चे के हड्डियों व दांतों का विकास सामान्य होता है। ये संवेगात्मक व्यवहार, शांत चित्तता पर इसका प्रभाव पड़ता है, और यदि ये ग्रंथि सामान्य ढंग से कार्य नहीं करती है तो उसका सिक्रीशन जो है प्रभावित होता है। इसके कारण से मांसपेशियों में ऐंठन होती है, और यदि सामान्य कार्य करती है तो इसके कारण से शरीर बैलेंस और रिलैक्स रहता है। नेक्स्ट है एड्रिनल ग्लैंड, ये किडनी या गुर्दों के अंदर स्थित होती है। प्रत्येक किडनी में एक ग्रंथि पाई जाती है। इसके भी दो भाग होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला, और इससे जो सिक्रीशन निकलता है उसको एड्रेनलिन कहते हैं। इसके सिक्रेशन का भी व्यक्ति के व्यक्तित्व पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इससे ब्लड का सर्कुलेशन उद्दीप्त होता है और ब्लड की सप्लाई को ये बढ़ा देता है। इसका सिक्रेशन लीवर को भी प्रभावित करता है, जिससे लीवर ग्लाइकोजन नामक पदार्थ को रक्त में अधिक मात्रा में छोड़ना प्रारंभ कर देता है। यदि ग्लाइकोजन यदि अधिक मात्रा में ब्लड में आ जाता है तो उससे थकान हो जाती है और शरीर में से जो है दूषित पदार्थ अधिक मात्रा में निकलने लगते हैं। इसके कारण से स्किन का कलर चेंज हो जाता है, व्यक्ति में चिड़चिड़ापन दिखाई दे रहा है, इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, और एड्रेनलिन की अधिकता से फीमेल्स में मेल जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देने लगती हैं। आवाज़ भारी होना, ब्रेस्ट का साइज़ में चेंज आना, फेस पे बाल निकल आना। नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये मस्तिष्क के
वेंट्रल साइड में स्थित होती है। इसके भी दो भाग होते हैं, एंटीरियर लॉब्स और पोस्टीरियर लॉब्स। और इससे जो हार्मोन्स निकलते हैं वो पिट्यूटरी मांसपेशियों को उद्दीप्त करते हैं। ये हार्ट को भी उद्दीप्त करता है और व्यक्ति का जो विकास की गति जो होती है वो बढ़ जाती है। इससे व्यक्ति के हाथ, पैर, नाक, जबड़ा लंबा हो जाता है। इस ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं और इसका जो सिक्रेशन का प्रभाव होता है दूसरी ग्लैंड्स पर भी पड़ता है। नेक्स्ट है गोनाड ग्लैंड्स। इसको हम जनन ग्रंथियाँ भी कहते हैं। ये जो पुरुषों में टेस्टिस और फीमेल्स में ओवरीज में ये स्थित होती हैं। इनसे जो हार्मोन्स निकलते हैं उन्हें गोनाडोट्रोपिक या गोनेडॉल हार्मोन्स कहते हैं। इसमें 3 मेनली हार्मोन होते हैं, प्रोजेस्टेरोन, एंड्रोजन और ईस्ट्रोजन। और इनसे जो सिक्रेशन निकलता है उसका व्यक्तित्व पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इन हार्मोन्स के कारण पुरुषों में मैस्कुलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे दाढ़ी, मूंछ, आवाज़, और स्त्रियों में जो फीमेनाइन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारी दिखाई देती हैं। नेक्स्ट है फिजिक या फिजिकल कंडीशन। शरीर रचना और व्यक्तित्व का जो प्रभाव है, फिजिकल कंडीशन का भी व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। शरीर रचना में व्यक्ति की लंबाई, चौड़ाई, शरीर की आकार, बनावट, बॉडी के प्रपोर्शन, उसका रंग आदि शामिल होता है। व्यक्ति का उद्दीपक मूल्य अच्छी शारीरिक जो रचना होती है उससे बहुत ज़्यादा पड़ता है। यदि जैसे किसी को हर व्यक्ति का अपना अपना फिजिकल कंडीशन होती है, फिजिक होती है और उसके अनुसार ही व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास होता है। हर व्यक्ति का जो सोशल जो पैटर्न होता है, प्रतिमान होते हैं, उनके साथ में वो एडजस्टमेंट करता है। कई बार कुछ लोगों में यदि उनकी फिजिक अच्छी नहीं होती तो उनमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है और वो ठीक प्रकार से एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। इस तरह से कई तरह के दोष उनमें आ जाते हैं। नेक्स्ट है बॉडी केमिस्ट्री। शरीर की जो केमिस्ट्री होती है उसका भी व्यक्तित्व से घनिष्ठ संबंध होता है, क्योंकि बॉडी केमिस्ट्री जो होती है पूरे व्यक्तित्व को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती है। जैसे शरीर में रक्त शर्करा का ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित होना, ये एक रासायनिक क्रिया है और यदि ये ठीक प्रकार से नहीं होती है तो उसका प्रभाव क्या होता है, मांसपेशियों में ग्लाइकोजन की कमी हो जाती है। जब ग्लाइकोजन की कमी होती है तो थकान आ जाएगी और व्यक्ति सुस्त और कमज़ोर दिखाई देता है। उसके कारण से पाचन क्रियाएँ ठीक प्रकार से नहीं होती हैं, तो इसका प्रभाव जो है उसके कारण थकान, चिड़चिड़ापन, है ना, इस तरह की चीज़ें इसमें आती हैं। नेक्स्ट है मैच्योरेशन एंड पर्सनैलिटी। गर्भकालीन अवस्था से ही जो विकास होता है वो कोई डेवलपमेंट जो होता है वो मैच्योरेशन और लर्निंग का परिणाम होता है। परिपक्वता ये निश्चित करती है कि एक व्यक्ति क्या और किस प्रकार उसकी लर्निंग होगी, कितना वो सीखेगा, कौन कौन से उसमें लक्षण उसमें डेवलप होंगे। यदि व्यक्ति में परिपक्वता सामान्य गति से नहीं चलती है तो उसकी लर्निंग भी ठीक प्रकार से नहीं होगी और लर्निंग ठीक से नहीं होगी, उसका व्यक्तित्व विकास भी ठीक प्रकार से नहीं होगा। परिपक्वता के साथ बालक अपने आप को अच्छे से एडजस्ट कर लेता है और उसके साथ में बालों को किस तरह का बिहेव परफॉर्म करना है वो इससे सीखता है। नेक्स्ट है जेनेटिक फैक्टर। व्यक्तित्व विकास में जेनेटिक फैक्टर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो जो भी उसे इनहेरिटेड से, यानी जो भी उसे जीन से या जीनोम से जो उसने लिया है उसका उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। जैसे समान समानताओं वाले जो दो बालक होते हैं, यदि सेम एनवायरनमेंट और सेम जेनेटिक कोडिंग के हैं तो सेम तरह का वो डेवलपमेंट होता है। जैसे एक अध्ययन हुआ था और उसमें कोर्ट्समैन ने 1963 में किया था। मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी की सहायता से उन्होंने जो है पर्सनैलिटी के अलग अलग लक्षणों का तुलना करके देखा था। तो उन्होंने बताया था कि जुड़वां बच्चों में के व्यक्तित्व में अनेक विशेषताएं होती हैं और वो विशेषताएं बिल्कुल समान होती हैं, लेकिन उनका यदि एनवायरनमेंट अलग अलग किया जाता है तो वो विशेषताएं रहती हैं, लेकिन कुछ विशेषताएं ज़्यादा जो है दृष्टिगोचर होती हैं। नेक्स्ट है परिवार
का प्रभाव, फैमिली इन्फ्लुएंस, इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ मदर। मदर जो होती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट की रोल प्ले करती है किसी भी बच्चे की पर्सनैलिटी शेपिंग के अंदर, क्योंकि मदर से वो पूरी तरह से अटैच होता है और सबसे ज़्यादा जो समय होता है वो माँ के साथ में ही बिताता है। बच्चों का संवेगात्मक और बौद्धिक विकास जो होता है डायरेक्टली माँ के इंटरेक्शन से संबंधित होता है, क्योंकि बच्चे का जो ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ में इंटरेक्ट करेगा, उससे लर्निंग होती है। फर्स्ट टीचर भी मदर होती है। नेक्स्ट है इसमें एक और जो चीज़ है, इम्पॉर्टेंस और फादर का भी बहुत महत्वपूर्ण मदर के साथ साथ रहता है, यानी पिता की उपस्थिति अनुपस्थिति व्यवहार भी बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। यदि बच्चे के साथ में फादर कम रहते हैं या बहुत ज़्यादा उनका इंटरेक्शन नहीं है तो उसका प्रभाव उसके सोशलाइजेशन पे, उसके व्यक्तित्व पे पड़ता है। और मेनली इसमें मेल चाइल्ड है तो उसके ऊपर और भी अधिक पड़ता है, क्योंकि उसका एक फादर उसके लिए, मेल चाइल्ड के लिए एक रोल मॉडल होते हैं, उनसे वो बहुत ज़्यादा कुछ सीखता है। नेक्स्ट है फैमिली रिलेशनशिप कैसी है, यानी फैमिली रिलेशन में उनके पेरेंट्स का आपस में कैसे संबंध है और फैमिली में दूसरे लोगों के साथ में, परिवार के दूसरे लोगों के साथ में कैसे संबंध है। यदि बच्चा या परिवार के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा स्नेहपूर्वक, सामंजस्यपूर्वक खुश रहते हैं तो बच्चे की व्यक्तित्व जो है पॉजिटिव मैनर में डेवलप होगी, वो अच्छी बातें सीखेगा। और यदि किसी परिवार में हर समय लड़ाई झगड़ा तनाव रहता है तो बच्चे का व्यक्तित्व बहुत अच्छा नहीं विकसित होगा। नेक्स्ट है पेरेंटल एटीट्यूड। बालक के व्यक्तित्व पे पेरेंटल एटीट्यूड का भी, उसके एटीट्यूड परसेप्शन का भी इफ़ेक्ट पड़ता है कि वो उनका क्या एटीट्यूड है। बालक माता पिता को किस तरह से उनके एटीट्यूड, जैसे पॉजिटिव एटीट्यूड है तो वो उन चीज़ों को, वो सारी चीज़ें उनको एक्सेप्ट करेगा। और यदि बच्चे को ऑटोनॉमी दी जाती है, उसको फ्रीडम दी जाती है तो वो चीज़ें उसके व्यक्तित्व को ज़्यादा एनरिच करेंगी। नेक्स्ट है फैमिली का आकार, साइज ऑफ फैमिली भी बालक के व्यक्तित्व को बहुत महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं। जब परिवार में माता पिता के अलावा बच्चों की कितनी संख्या है तो उससे बालक का व्यक्तित्व, जैसे अधिक लोग हैं तो बच्चे की भाषा अच्छी होगी, उसकी नॉलेज अच्छी होगी, मेंटल एबिलिटी उसकी अच्छी होगी और वो ज़्यादा अच्छे से डेवलप होगा। लेकिन जिस घर में फैमिली मेम्बर्स की कमी है या परिवार में सुविधाओं का अभाव होता है तो उसके कारण से उसका नेगेटिव पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। या जैसे एक सिंगल चाइल्ड है तो सिर्फ हम उसको क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा उसको केयर करेंगे, लव करेंगे, अफेक्शन करेंगे, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा सोशलाइजेशन नहीं होगा, उसका इंटरेक्शन नहीं होगा, तो इस चीज़ का भी उसके व्यक्तित्व पे प्रभाव पड़ता है। जैसे हरलॉक ने एक अपनी स्टडी में बताया था कि यदि छोटे परिवार हैं और उसमें छोटी फैमिली है, जैसे 2 या 3 उसके सिबलिंग हैं, तो उसमें स्पर्धा, ईर्ष्या और पेरेंट्स का जो से उसको प्रोटेक्शन कैसे दिया जा रहा है, उसकी जो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे किया जा रहा है, तो इस तरह की चीज़ें जब वो शेयरिंग जो है, केयर करना, ये सारी चीज़ें सीखता है। और इस चीज़ का प्रभाव ये पड़ता है कि वो बड़े होकर उसको एक अच्छा समायोजन करना भी सीख जाता है। नेक्स्ट है फैमिली इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, इसका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। यदि बच्चा निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर का है तो उसमें निम्न सामाजिक स्तर का बच्चा होने में उसमें हीनता का भाव आएगा, उसका व्यक्तित्व विकास अच्छा नहीं होगा क्योंकि उसे न्यूट्रिशन अच्छा नहीं मिल रहा, फैमिली एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, तो उसके कारण से उसका शारीरिक विकास या तनावपूर्ण रहेगा, तो उसका विकास बहुत अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट है ऑर्डिनल पोजीशन, यानी जन्म क्रम कौन सा है। जैसे पुराने समय में हम बात करें तो उस समय बहुत सारे बहन भाई होते थे, तो उस समय बहुत ज़्यादा ये जन्म क्रम बहुत महत्वपूर्ण होता था। जैसे जो सबसे बड़ा बच्चा है उसमें जो है उत्तरदायित्व या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की, डिसीज़न लेने की, ये सब चीज़ें बहुत जल्दी डेवलप हो जाती थी। लेकिन यदि आज के समय में जब हम बात करते हैं तो बच्चे जो होते हैं 1 या 2 होते हैं तो उसमें एक अलग तरह का डेवलपमेंट बच्चों के उसमें होता है। जन्म क्रम जो होते हैं महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। जैसे
यदि कोई बच्चा पहले फर्स्ट है, उसका ऑर्डिनल नंबर या जन्म क्रम, यानी घर में जितने बहन भाई उसमें फर्स्ट नंबर का है, तो उसमें अनिश्चितता, असुरक्षा, आश्रितता, उत्तरदायित्व, ईर्ष्या, रूढ़िवादिता, ऑथोरिटेरियन, एग्रेसिव, सुझाव, ग्रहणशीलता, संवेदनशीलता, इंट्रोवर्ट आदि जो होती है वो अधिक पाई जाती है, और उसका व्यक्तित्व जो होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं डेवलप हो पाता है। लेकिन यदि सेकंड नंबर का है तो उस व्यक्ति में स्वतंत्रता, आक्रामकता, गुड एडजस्टमेंट, विश्वसनीयता, साहसी, एक्सट्रोवर्ट, इस प्रकार जो होता है सेकंड या जिनका बर्थ ऑर्डर लास्ट होता है उनमें ये चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं। ये जो हेरिडिटी और बर्थ ऑर्डर का जो इफ़ेक्ट है वो हेरिडिटी से नहीं होता है बल्कि एनवायरमेंटल फैक्टर होता है। इसके अलावा इसमें पेरेंट्स उनको क्या अवसर दे रहे हैं उसका भी उसमें प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है स्कूल और पीयर्स का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। बच्चा जिन बच्चों के साथ में खेलता है, उसका आस पड़ोस कैसा है, उसका वातावरण कैसा है, ये भी उसके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है सांस्कृतिक कारण, ये प्रभावित करते हैं, यानी किसी भी बालक का व्यक्तित्व उस संस्कृति से भी प्रभावित होता है। सांस्कृतिक वातावरण बच्चे के विकास को, और ये सांस्कृतिक वातावरण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर पर भी बच्चे को प्रभावित करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि राजस्थान में भी अलग अलग, जैसे एक मेट्रो सिटी में बच्चा रह रहा है और एक जो होता है छोटे शहर में रह रहा है, उसमें भी वहाँ पे भी अलग अलग तरह से व्यक्तित्व का विकास होगा। और इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी पाए जाते हैं। जैसे बच्चों को पालने में कौन सी टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं, अथॉरिटेरियन कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक कर रहे हैं या परमिसिव कर रहे हैं, उसका प्रभाव भी उस पर पड़ता है। ज़्यादातर देखा गया है कि जो अभिभावक अपने बच्चे से प्यार और एक अनुशासित विधि से उसका लालन पालन करते हैं, वहाँ बच्चों में सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन, मेहनती वो बच्चे ज़्यादा पाए जाते हैं। और ये जो होते हैं ज़्यादा इनोवेटिव होते हैं, ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। लेकिन यदि हम ऑथोरिटेरियन या परमिसिव मेथड यूज़ करते हैं तो वहाँ पे बच्चे और अभिभावकों के व्यवहार में अंतर पाया जाता है। बच्चे सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होते हैं। नेक्स्ट है अर्ली एक्सपीरियंस। अर्ली एक्सपीरियंस बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, यानी बच्चे के शुरू के जो अनुभव होते हैं उसका व्यक्तित्व पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि फ्रॉइड ने बताया था अर्ली इन्फेंसी वाला जो पीरियड होता है वो अर्ली ईयर्स का पीरियड माना जाता है, और इस समय बच्चे सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। वो दूसरों के विचारों की अभिव्यक्ति के अपेक्षा सेल्फ से ज़्यादा उनकी लर्निंग होती है। उनके जो अनुभव होते हैं उस अर्ली ईयर्स के, जैसे उसका प्रभाव उसके आगे के व्यक्तित्व में बहुत ज़्यादा पड़ता है। जो भी वो अनुभव करते हैं वो उनके पूरे आगे के विकास को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है इंटेलिजेंट। छोटे बच्चों का जो बौद्धिक स्तर का की मात्रा का ज्ञान हमें किसी भी व्यक्ति को नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा स्कूल में जाना प्रारंभ करता है तो उसके आईक्यू को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जान सकते हैं, और वो देखते हैं कि जो बालक जितना अधिक बुद्धिमान होता है उसको उतना ही सोशल एक्सेप्टेंस मिलेगा, और वो कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियों उसके साथ में आसानी से एडजस्टमेंट कर लेता है। एक साधारण बुद्धि वाला बालक जो होता है, तो यदि वो अधिक आईक्यू वाले बच्चे के साथ में रहता है तो वो अपने एज के जो डेवलपमेंटल टास्क है या जो भी उसको कार्य जो करने होते हैं वो सामान्य बुद्धि वाला लेट करेगा, जबकि जिसका आईक्यू अधिक है वो ज़्यादा अच्छे से करता है। इसमें भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। नेक्स्ट है बालक का नेम। चाइल्ड्स नेम का भी व्यक्तित्व पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जब बच्चा अपने नाम का अर्थ समझने लगता है और लोगों का उसके नाम के प्रति क्या अभिवृत्ति है उसका भी उसके व्यक्तित्व पे प्रभाव पड़ता है। जैसे बच्चा उस नाम से अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो बनाता है। यदि उसके नाम का मीनिंग अच्छा नहीं है या नाम का उच्चारण बहुत अच्छा नहीं हो रहा है तो उसमें नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। और बालकों के नाम और उसकी व्यक्तिगत विशेषताओं में समानता आवश्यक होती है। नाम
नाम और व्यक्तिगत विशेषता में जितनी अधिक असमानता होगी, व्यक्तित्व विकास उतना ही नेगेटिव होगा। उदाहरण के लिए जैसे यदि हम किसी बच्चे को नाम है उसका शेर सिंह, और यदि वो बिल्कुल दब्बू और डरपोक है तो जो है सारे बच्चे उसको चिढ़ाएंगे और उसमें नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा। तो जो भी उसका नाम है उसके अकॉर्डिंगली उसका व्यक्तित्व होना चाहिए। नेक्स्ट है सक्सेस एंड फेलियर। कोई भी व्यक्ति अपनी सफलताओं और असफलताओं के लिए क्या प्रतिक्रियाएं करता है और उसके व्यक्तिगत और सामाजिक समायोजन के अतिरिक्त उसके जो प्रतिक्रियाएं उसके सेल्फ कॉन्सेप्ट को और उसके व्यवहार, प्रतिमान और एडजस्टमेंट को भी प्रभावित करते हैं। यदि सक्सेस यदि उसे मिलती है तो उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट, बिहेवियर पैटर्न, एडजस्टमेंट हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन यदि फेलियर मिलती है तो उसका नेगेटिव होता है। तो इस तरह से जो है बहुत सारे कारक जो होते हैं बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। उसका न्यूट्रिशन है, मदर की एज है, फादर की एज है, मदर और फादर का एजुकेशनल स्टेटस जो है, ये भी सारी चीज़ें बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। और व्यक्तित्व जो विकास जो होता है वो किसी भी व्यक्ति का किसी एक चीज़ से नहीं मिल के बना होता है, बल्कि बहुत सारे फैक्टर से बनकर मिला होता है। लेकिन व्यक्तित्व जो होता है वो एक स्थिर व्यक्तित्व जो होता है पर्सिस्टेंट होता है, स्थिर होता है, और लेकिन इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। और हर व्यक्ति के जो व्यक्तित्व प्रतिमान होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। रियल सेल्फ कॉन्सेप्ट अलग होता है, आइडियल सेल्फ कॉन्सेप्ट अलग होता है। और ये सारे जो होते हैं, ये कंपोनेंट जो होते हैं, रियल सेल्फ कॉन्सेप्ट जो होता है, या हम इसको कहते हैं, ये सारे कोर ऑफ पर्सनैलिटी कहलाते हैं। यानी कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ ये बिल्कुल केंद्रीय भाग होते हैं, और ये पूरे के पूरे किसी व्यक्तित्व को शेप करने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये व्यक्तित्व किसी व्यक्ति का यूनिक एडजस्टमेंट है, उसके एनवायरनमेंट, उसकी फैमिली के साथ में समायोजन स्थापित करने का, उसके वातावरण के साथ में समायोजित करने का। थैंक यू गर्ल्स। आज ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपको बिल्कुल इसको थॉरोली पढ़िए और नोट्स बनाइए। थैंक यू।